जय हिंद दोस्तों, यह झारखंड टेट का वीडियो है और इसमें मैं आपके लिए हर संडे लेकर के आता हूँ पर्यावरण अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और यह वीडियो इसी सीरीज का भाग 4 है। इसमें आपको इस सीरीज में टोटल 1000 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी। ये आपका चौथा भाग है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको सही से नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि अभी और भी वीडियो आने बाकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर लेकर के आप रेडी हो गए होंगे और आप टेस्ट देने के बाद हमें बताएं कि आपको कितने स्कोर आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अब यहाँ आप 21 देख रहे होंगे, तो इससे पहले भी तो वीडियो आए हैं ना, उसी की कड़ी है, इसलिए 21 से शुरुआत हुआ। तो बताएं जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च को, 13 अप्रैल को, 18 जून को या 22 मई को? आपको मिलते हैं कुछ सेकेंड, आप दीजिए जवाब। चलिए, इसका सही जवाब है 22 मई। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आप यहाँ देखिए इस तस्वीर को। जैव मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे, और उनमें विविधता देख रहे हैं आप, कितने सारे तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षियाँ सभी हैं ना, तो इसे विविधता कहा जाता है। और जीवों की विविधता है, इसलिए जैव विविधता, और ये मनाया जाता है 22 मई को। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 12 मार्च को या 13 अप्रैल को या 18 जून को या 22 मई को? इसका जवाब देंगे आप। तो इसका सही जवाब है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे 22 मई को 22 मार्च को मनाया जाता है। तस्वीर से भी आप देखिए, तस्वीर को नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा, तस्वीर से आपको समझने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि चित्र जल्दी याद रहता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जल को बचाने की बात हो रही है। देख रहे हैं जल बर्बाद हो रहा है पृथ्वी से, तो उसे बचाने की बात की जा रही है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और ये सवाल कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 13 अप्रैल, 5 जून, 22 मई? इसका जवाब दीजिए आप। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण आप देख रहे हैं, हमारे चारों ओर के आवरण को, जो कि प्राकृतिक तौर पर है, उसे ही पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण बना है परिजोड़ आवरण से। परि मीन्स चारों तरफ, बाहर बाहर, है ना, और आवरण मीन्स पर्दा। तो पर्यावरण आप समझ गए, और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये मनाया जाता है 5 जून को। इसकी वृद्धि के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, इसमें गुणवत्ता सुधरे, इसके लिए। अगला सवाल है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? खाद्य मीन्स खाने वाला। ठीक है, तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल, 5 जून, 22 मई, 16 अक्टूबर? इसके भी जवाब को आप नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि देखिए पढ़ाई करनी है तो सीरियसली करनी है। मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ कि हमें ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सवालों को टपा टपा करके देखते चले गए, नहीं, आपको एक टेस्ट के रूप में देना है, तब आपका आकलन हो पाएगा कि आप कितने 20 सवालों में से कितने सवाल के जवाब जानते थे, है कि नहीं। तो इसका सही जवाब है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। देखिए आप, विश्व खाद्य दिवस यानी खाने वाला, वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अगला सवाल है, भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है? राष्ट्रीय जीव और राष्ट्रीय जलीय जीव अंतर है। राष्ट्र पशु क्या है? तो राष्ट्र पशु है बाघ, है कि नहीं। लेकिन यहाँ बाघ के बारे में नहीं पूछा जा रहा है,
यहाँ जलीय जीव के बारे में पूछा जा रहा है। तो या कि क्या यह घड़ियाल है, या हंस है, या डॉल्फिन है, या रोहू है, और सारे जल में रहते हैं। दीजिए इसका जवाब। तो इसका सही जवाब है डॉल्फिन। इसका जवाब क्या है? डॉल्फिन। ये देखिए आप, डॉल्फिन। डॉल्फिन एक जीव है जो कि मीठे पानी में पाई जाती है। और पिछले बार जो कि 2022 में सीटेट हुआ, उसमें पूछा गया कि डॉल्फिन किस तरह के पानी में पाई जाती है या किस नदी में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब था गंगा नदी। ठीक है, डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है, यानी ये जो डॉल्फिन है वो मीठे पानी की जीव है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है? कौन सी गैस रक्त, यहाँ रखते है ना, तो रखते नहीं होगा, यहाँ पर होगा रक्त। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है? H2O, CO, CO2 या नाइट्रोजन? यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये होगा रक्त, है ना। इसका सही जवाब होगा रक्त। कौन सी गैस रक्त, कौन सी गैस रक्त हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है? रक्त में होगा, सॉरी। ये कौन सी गैस रक्त में हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है? ठीक है, चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। तो इसका जवाब है CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब आप देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जब आप बंद कमरे में आग जलाते हैं या हीटर जलाते हैं जहाँ पर हवा की कमी हो, तो ऐसे जगह में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाता, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल नहीं मिल पाते हैं। तो कार्बन के एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक ही मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, नीचे वाला आप देख रहे हैं CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मीन्स एक होता है और डाई मीन्स 2 होता है। इसलिए ऑक्सीजन यदि कार्बन के साथ 2 मिला तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन यदि कार्बन के साथ एक ही मिला तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही विषैली गैस होती है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में, पेरिस में, लंदन में या नेपाल में? इसका जवाब आप देंगे। तो इसका सही जवाब है नैरोबी, है ना। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में नैरोबी, केनिया की राजधानी नैरोबी, वहीं पर हुई थी। इसका जो मुख्यालय है नैरोबी में। अगला सवाल है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब इस बच्चे को देखिए, शरीर नीला हो गया है ना। इस तरह के बच्चे को वेंटिलेटर में रखा जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? यानी पानी में कौन सा पोषक तत्व अधिक हो जाने से जो नया बच्चा पैदा होता है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम के शिकार हो जाता है, यानी वो ग्रसित हो जाता है? क्या वो हाइड्रोजन है, फास्फोरस, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब देंगे आप। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। एक ऐसी स्थिति है जो शिशुओं में जन्म के कुछ समय बाद ही शुरू हो जाती है। इस बीमारी में नाइट्रोजन की अधिकता के कारण त्वचा का रंग नीला पड़ने लगता है, जिससे साइनोसिस भी कहा जाता है। स्किन के नीला पड़ने पर त्वचा पतली हो जाती है और आमतौर पर इस बीमारी में ओठ, कान के लोब्स मतलब कन्न पल्लव जिसमें कनबाली पनता वो वाला, और नाखून के बर्ड्स प्रभावित होते हैं।
अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है, मौसम संबंधी घटनाएं, बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना किस मंडल में होता है? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया सवाल है। तो आप इसका जवाब देंगे। क्या वो क्षोभ मंडल है, या समताप मंडल है, या मध्य मंडल है, या आयन मंडल है? तो इसका सही जवाब होगा क्षोभ मंडल, है ना। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती है? तो मौसम संबंधी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में। मैं तस्वीर को जूम करके आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट तस्वीर आ गया, ये आप देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं इस तस्वीर को। तो आप देखिए जहाँ हवाई जहाज उड़ रहा है वो देखिए ट्रोपोस्फेयर, इसी को कहते हैं क्षोभ मंडल। तो इसमें हवाई जहाज नहीं उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी समताप मंडल में, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर हमेशा बराबर होता है और इसी दोनों के बीच में पाए जाते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, तो मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है, जो कहीं कहीं पर 0 से 12 या कहीं कहीं पर 0 से 18 किलोमीटर भी हो सकता है। यहाँ से हवाई जहाज गुजरते हुए स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं। उल्का संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? मिजोस्फीयर में होती है। आप देखिए इसके जो सैटेलाइट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? थर्मोस्फीयर में होते हैं। तो ये एक विषय है, इसे आप ध्यान से देखें और भी इसके बारे में जानने का प्रयास करें। चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। रेडियो तरंगों का उत्सर्जन किस मंडल से संबंधित है? अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, ये सवाल आपसे बनने चाहिए। रेडियो तरंगों का उत्सर्जन किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, या मध्य मंडल में, या आयन मंडल में? उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आपको मिल गया होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। तो इसका जवाब है आयन मंडल में। ये देखिए आप यहाँ पर, ये वाला भाग, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दिख रहा नहीं है? तो ये क्या है? ये रेडियो तरंगे हैं और ये किस में होता है? आयन मंडल में होता है। इसको थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत, पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? समुद्र है, महासागर है, ग्लेशियर है, नदी है? आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसमें फंसना नहीं है। आपको देखना है कि ऑप्शनों में कि क्या हम चुन सकते हैं। पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत, तो आप देखिए समंदर को, तो समंदर का पानी कैसा होता है ये आपको पता है। महासागर का पानी भी कैसा होता है ये भी आपको पता है। ग्लेशियर होता है बर्फ़ की चट्टान, और नदी आपको सब पता है। तो इसका सही जवाब आप देंगे। तो इसका सही जवाब है ग्लेशियर। आप देख रहे हैं बर्फ़ की पहाड़ों को, बर्फ़ की चट्टानों को ये पिघलते हैं, इसमें मीठा पानी होता है, इसे हम पी सकते हैं। तो सबसे बड़ा स्रोत यही है पेयजल का, क्योंकि ऐसे ऑप्शन आपके पास हैं कि नदी का जल कोई पीता नहीं, महासागर का नमकीन होता है, समुद्र का नमकीन होता है। ग्लेशियर जब पिघलता है तो ये नदियों में बहता हुआ आता है। तो नदी का पानी हम, जैसे गंगा नदी का पानी अगर साफ है तो हम पी सकते हैं, लेकिन ये पानी आया कहाँ से? ये हिमाद्री नामक ग्लेशियर से ही तो आया, गोमुख हिमानी में है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहाँ हुआ था? जल और भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहाँ हुआ था? 1971 इराक में, 1971 ईरान में, 1971 सऊदी अरब में, 1971 नेपाल में। देखिए डेट सबका मैंने कॉमन रखा है, आपको सिर्फ देश बताने हैं, क्योंकि अगर दोनों अलग कर देता तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी। तो 1971 तो आप कंफर्म रखें, लेकिन ये हुआ था कहाँ पर? तो ये हुआ था, देख लीजिए आप, ईरान में हुआ था ये। अब देख लिए रामसर संधि 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के किनारे स्थित शहर रामसर में रामसर संधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए इस प्रकार की आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के नाम से जाना जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये समझौता अगर कैस्पियन सागर के किनारे हुआ
तो यहीं पर, तो ये कहने का मतलब है जहाँ भी ऐसी ज़मीन होती है जहाँ ज़मीन भी हो और पानी भी हो, दोनों हो, जैसा मतलब हल्का सा आर्द्र भूमि हो, दलदली टाइप का ज़मीन हो, उसको हम रामसर स्थल कहेंगे। ऐसे रामसर स्थल भारत में भी कई सारे हैं और ये 1971 में लागू तो हुई थी, लेकिन 1971 में ये संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन लागू होने में लगभग 4 वर्ष का समय लगा और ये 1975 में लागू हो गई थी। अब देखिए यहाँ नाम ही आप देख रहे हैं ऐसा कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, और ये पूछा गया सवाल है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस पर आप देखें, तस्वीर को देखिए, फूलों की घाटी, हर तरफ फूल। घाटी किसको कहते हैं? 2 पहाड़ों के बीच की भूमि को घाटी कहते हैं। तो ये फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी का नाम है जिसे अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। यह भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। यह फूलों की घाटी विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभयारण्य, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। ये भी कोई अलग नहीं है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उसी का ये पार्ट है। हिमालय क्षेत्र पिंडर घाटी अथवा पिंडर वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये दरअसल उत्तराखंड के चमोली में है। नेक्स्ट देखते हैं, वन विकास। जो वन का विकास होना है वो किस विषय का, किस सूची का विषय है? देखिए, सूचियाँ 3 होती है, एक होता है राज्य सूची, एक होता है केंद्र सूची और एक होता है समवर्ती सूची। राज्य सूची वो होता है जिसमें सारे अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं कानून बनाने का, और केंद्र सूची वो होता है जिसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, जबकि समवर्ती सूची वो होते हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, राज्य और केंद्र को। तो इसका जवाब आप दे दिए होंगे, तो चलिए देखते हैं। इसका जवाब है समवर्ती सूची, है ना। वन का विकास दोनों का मुद्दा है, इसलिए इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला सवाल है, उत्परिवर्तन म्यूटेशन के जनक कौन है? म्यूटेशन क्या होता है? अब ये देखिए आपने देखा होगा कि मनुष्य से पहले बंदर था, बंदर से चिंपांजी हुआ, चिंपांजी से धीरे धीरे करके मानव बनने लगा। उसमें सिर लंबे होते थे, बड़ा होता था। अब सिर छोटा हो गया और बुद्धि का ज़्यादा विकास हो गया, तो आधुनिक मानव को होमोसेपियंस कहा जाने लगा, और होमोसेपियंस से सवाल आए हैं। तो उत्परिवर्तन यानी उसमें धीरे धीरे बदलाव आया कि नहीं आया? एक समय बंदर से इंसान बनना, कितना सारा बदलाव हुआ, और ये बदलाव के बारे में कौन बात किया है, किसने बात किया है? डार्विन ने किया है, मेंडल ने किया है, सीवी रमन ने, या जगदीश चंद्र बसु ने? तो म्यूटेशन के बारे में बताया था डार्विन ने। मेंडल ने क्या किया है? मेंडल ने अनुवांशिकता के बारे में बताया, है ना। मेंडल ने क्या कहा है? अनुवांशिकता के बारे में बताया, और डार्विन ने उत्परिवर्तन के बारे में बताया। डार्विन का सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य क्या, जो भी जीव इस धरती पर हैं, अगर वो समय समय पर अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे डायनासोर का शरीर बड़ा था, आगे के पैर छोटे थे, तो मान लीजिए अगर बाढ़ आया तो वो भाग नहीं पाए, डूब के मर गए। यदि ज्वालामुखी फटा फिर भी भाग नहीं पाया, अगर वो गिर गया उठने में उसको दिक्कत होती थी, है कि नहीं। तो इसका सही जवाब है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने देखिए कितनी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 1 घंटे का बहुमूल्य समय नष्ट किया हो, उसने जीवन के मूल्य को नहीं समझा है। यानी आप अगर 1 घंटा भी बर्बाद कर रहे हैं, या कोई भी मनुष्य यदि 1 घंटा भी बर्बाद कर रहा है, तो वो पता ही नहीं है उसको कि हमारा जो जन्म हुआ है किस पर्पज से हुआ है, हमारा उद्देश्य क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल यानी जीवों के सबसे ज़्यादा अवशेष उसमें पाए जाएंगे, तो किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? यमुना, कोसी, दामोदर या गोदावरी? सही जवाब देंगे। तो इसका सही जवाब है दामोदर, है ना। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा गया है? तो सही उत्तर है दामोदर। यह भारतीय राज्यों
झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी है। यह छोटा नागपुर के पलामू पहाड़ियों में लगभग 609.75 मीटर की ऊंचाई पर उगती है। उगती मतलब निकलती है। इसके प्रदूषकों के कारण इसे जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। ईंधन की शुद्धता की जांच के लिए किस संख्या का प्रयोग करते हैं? ईंधन की जांच के लिए, है ना, ईंधन जो शुद्ध है, ईंधन हम लोग देखते हैं जो भी, जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल को जांच करना कि कितना शुद्ध है, या केरोसिन को जांच करना है, या एलपीजी को जांच करना है, तो इसमें कुछ देखा जाता है। तो कौन सी संख्या देखी जाती है? कार्बन 14 पद्धति लगाई जाती है, या ऑक्टेन संख्या देखी जाती है, या एवोगाड्रो संख्या देखी जाती है, या इनमें से कोई नहीं? दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑक्टेन संख्या। तो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑक्टेन संख्या। पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाला अंक ऑक्टेन संख्या कहलाता है। पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होता है उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी ही अधिक होती है। एन हेप्टेन तथा आइसो ऑक्टेन के उस मिश्रण में जिसका स्फोटन पेट्रोल के बराबर होता है, आइसो ऑक्टेन का प्रतिशत उस पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या कहलाती है। तो ये कुछ बताया है जो आपको जानने चाहिए। आपको मोटा मोटी जानना है कि ऑक्टेन संख्या अगर जितनी अधिक है वो उतना ही अच्छा पेट्रोल होता है या ईंधन होता है। अगला सवाल है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव जानते हैं आप, जैसे किसी ने काला हिरण का शिकार कर दिया, कोई बाघ को मारता है, कोई हाथियों को शिकार करता है दांत के लिए, तो इससे उनकी रक्षा करनी पड़ती है। और इस पर अधिनियम यानी कानून कब बना था? 1971 में, 1972 में, 1992 में, या 1993 में? इसका जवाब देंगे आप। तो इसका सही जवाब है 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया। तो देखिए, अब मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कैसे होगा? आप तो एक ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप, यदि आप सपोर्ट करते हैं तो आपने ही किया, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और शेयर कीजिएगा तो जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा तो आपके थ्रू ही हुआ, तो आपने ही तो किया ना। तो मेरा कहना यही था कि ज़्यादा से आप शेयर कीजिए। और कमेंट आ रहे हैं, अब कमेंट आने शुरू हो गए हैं, लेकिन उतने नहीं आ रहे। कमेंट आइए कीजिए आप, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगता है, इतने टाइप करने पड़ते हैं, तस्वीर लगानी पड़ती है, प्रश्नों को खोजना पड़ता है, क्योंकि ईवीएस कुछ लिमिट नहीं है ना, कहाँ से सवाल आ सकते हैं उसमें। वो 6 भागों में है, लेकिन 6 भागों के अलावे भी हमें पढ़ने पड़ते हैं, उसमें से काम नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूँ वह हमारी बातों को समझते होंगे, और नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगला वीडियो जब अगले संडे को आएगा आपको पता चलेगा। इस बीच में दूसरे टॉपिक का वीडियो होगा। मैं अभी, एक विद्यार्थी ने मुझे कमेंट किया था, उनका कहना था कि सर आप बीजेपी से हो, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, और जिस दिन मैं पार्टी में आऊँगा मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। तो आप इस चीज़ को हटाएं सबसे पहले दिमाग से कि मैं किसी का पक्ष नहीं। मैं अपने घर से नियम नहीं बनाता हूँ। मैंने अगर किसी पर वीडियो बनाया है तो वो उसका आधार होता है। जैसे मैं अभी SC ST एक्ट पे वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या ये मैंने लिखा है? नहीं, ये जो कानून में लिखा हुआ उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसी गंदी बातों को दिमाग से निकाल दीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण को बचाना है, तो वो 1979 में बना था, या 88 में बना था, या 87 में, या 86 में? बताइए। तो इसका सही जवाब है 1986। पर्यावरण संरक्षण कानून, देखिए पर्यावरण को बचाया जा रहा है, तो ये कानून कब बना था? तो ये कानून बना था 1986 में। अगले सवाल को देख लेते हैं। तो अगला सवाल है, वायु प्रदूषण संबंधित कानून कब बनाया गया था? आपने बहुत से देखा होगा, वायु प्रदूषण के लिए चिमनियाँ लगाई जाती, उसको देखिए। वायु प्रदूषण क्या है पहले ये समझते हैं। तो जब भी किसी भी प्रकार से वायु में अनवांछित गैसें मिलेंगी,
यानी जो भी हानिकारक गैसें हैं वो वायु में मिलेंगी तो उसकी गुणवत्ता को ख़राब करेंगी, और यही कहलाएगा वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण को तो रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमें खाना एक दिन नहीं मिलेगा चलेगा, पानी नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन शुद्ध हवा नहीं मिला तो नहीं चलेगा। तो इसके लिए, इसको रोकथाम के लिए संबंधित कानून बनाए गए थे, जो कि कब बनाए गए थे, यही तो ये बनाए गए थे 1981 में। अब ये देखिए, वैन जा रही है उससे धुआं निकल रहा है, कार से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, तो ये क्या होगा, ये प्रदूषित करेगा ना वायु को, है ना। तो अब आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितने अंक आए आपको। उम्मीद है कि वीडियो ज़रूर अच्छा आपको लगा होगा। आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।